चैप्टर नंबर 5 लिखो। चैप्टर नंबर 5, इस चैप्टर का वेटेज है 6 से लेके 8 मार्क का। 6 मार्क का एक फुल लेंथ क्वेश्चन आता है और 1-1 मार्क का 2 MCQ पूछ सकता है। हाँ हाँ, चैप्टर नंबर 5, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या हुआ? रेशियो भी बचा है। हाँ, रेशियो बचा है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं ना। जो मेन इंपॉर्टेंट था वो वाला रेशियो करवाऊंगा। इसमें जितना काम आना था वो रेशियो हो गया। ये वाले चैप्टर में जितना काम आता। चैप्टर नंबर 5, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया लिखना। इस चैप्टर का वेटेज है 6 से लेके 8 मार्क तक। 6 मार्क का फुल लेंथ क्वेश्चन। अगर 8 मार्क का आया तो 6 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा और 1-1 मार्क का 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग 11th में एक जो चैप्टर पढ़े थे उसका नाम होता था कैश बुक, और अभी जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बताओ ये दोनों में क्या फ़र्क है? कैश बुक और कैश फ्लो स्टेटमेंट में फ़र्क क्या है? या दोनों सेम है? तो क्या दूसरे में क्रेडिट के रिलेटेड होता है? हाँ, देखो जो कैश बुक होता है ना, थोड़ा ध्यान से सुनना। कैश बुक में एक साइड होता है डेबिट और एक साइड होता है क्रेडिट। कैश बुक ये बताता है जब जब पैसा आया उसको डेबिट साइड लिख देते हैं और जब जब पैसा गया उसको नेगेटिव साइड क्रेडिट साइड लिख देते हैं। बस इतना ही काम होता है कैश बुक का। क्या कैश बुक हमें ये बताता है कि पैसा कौन से सोर्स से आया है? नहीं, ये नहीं बताता कि हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है या हमारे इन्वेस्टिंग का है या हमारे फाइनेंसिंग का है। बस ये बता देता है पैसा कितना आया और कितना गया है। जबकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ये हमें क्लियरली बताता है कि कहाँ ये क्या हो गया, क्लियरली बताता है कि हमारे ऑपरेटिंग का कितना है, हमारे इन्वेस्टिंग से कितना आया है और हमारे फाइनेंसिंग से कितना आया है। ये इंडिविजुअली पता करना क्यों ज़रूरी है? वाह वाह वाह। नहीं नहीं, ये कैश बुक भी तो हमारा काम कर दे रहा था ना। कैश बुक और कैश फ्लो स्टेटमेंट, नहीं वो करेक्ट डिफरेंस नहीं होगा। और थोड़ा बताओ, कैश बुक भी तो हमारा काम कर देता। कैश बुक में याद होना चाहिए, कैश बुक में प्लस करते हैं डेबिट में और माइनस करते हैं क्रेडिट में। तो कैश बुक ये बताता है कितना आया कितना गया, नेट में बता देता है आया है या गया है। तो वही काम तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहा है। तो ऐसा क्या अलग है? बोलो कुछ आइडिया। मैं तुम लोग को एक स्कूल बेचने वाला एग्जाम्पल दिया था, याद है? नहीं याद है? मैं वापस से बता रहा हूँ। मान लो ये है सिम्सन और ये है सिम्सन का एक स्कूल। ये स्कूल का ओनर है, ठीक है। अब मान लो सिम्सन को अपना स्कूल सेल करना है। वो चाहता है कि अपना वो स्कूल को सेल करे और पैसा उसा आए तो उससे कोई नया वेंचर चालू करे। तो वो आकाश के पास गया और आकाश को बताया कि मेरे को अपना स्कूल वगैरह सेल करना है। तो आकाश बोला ठीक है, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ बिजनेस, बस मेरे को ये बताओ कि कितना पैसा आ रहा है वो सब मेरे को बता दो। तो वो जब चेक किया आकाश, तो आकाश को पता चला कि कंपनी मतलब उसका जो स्कूल है उसमें 1 करोड़ पैसा आया है दिख रहा है। तो बताओ उसको अच्छा लगेगा कि नहीं? बोलो, स्कूल में 1 करोड़ रुपए पैसा आया है दिख रहा है, तो बताओ अच्छा लगेगा कि नहीं? अच्छा लगेगा ना। पैसा आया 1 करोड़ रुपए, बहुत अच्छी बात है। कंपनी को हमेशा इनफ्लो से मतलब होता है, जितना ज़्यादा इनफ्लो होगा उतना कंपनी के लिए अच्छी बात है। तो कंपनी को तो बहुत अच्छा लग रहा है और आकाश को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि ये स्कूल में 1 करोड़ रुपए आया है। अब मान लो आकाश ये वाला स्कूल को खरीद लिया, पूरा पैसा दे दिया जितना भी परचेज कंसिडरेशन था और ये स्कूल को खरीद लिया। अब आकाश नेक्स्ट डे स्कूल में ऐसा राउंड मारने गया कि इसका स्कूल क्या है कैसा है। तो वो एक क्लास का गेट खोला, अंदर खाली है, कोई नहीं आया है। तो सोचा कि शायद क्या पता छुट्टी उट्टी होगा। दूसरे क्लास का गेट खोला, उसमें 2 बच्चे हैं और एक टीचर उनको पढ़ा रहा है, बाकी बेंच उंच खाली है। फिर उसको लगा क्या पता आज कुछ बच्चे लोग एब्सेंट होंगे। फिर वो तीसरा क्लास गया, वहाँ पे भी ऐसे मान लो सुनो, जो तीसरे क्लास में गया वहाँ भी ऐसे 3-4 बच्चे आए थे और वहाँ टीचर पढ़ा रहा है। तो उसको लगा क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि मान लो एक क्लास में ऐसा प्रॉब्लम समझ आता है, 2-3 ऐसी ही क्लास में हो रहा है। फिर वो ऐसे ही आगे देख उक रहा था चलते चलते, तो वहाँ पे उसको माली मिला, जो भी वो स्कूल का जो भी रखवाली करता है पेड़ पौधे का। उससे वो पूछा कि आज कम लोग आए क्या, छुट्टी उट्टी कुछ चल रहा है क्या है? तो बोला नहीं इतने ही लोग आते हैं। वो जो माली है उसको क्लियर बताया कि इतने स्कूल का जो स्ट्रेंथ है उतना ही है, ये क्लास में 3 लोग है, वो क्लास में 4 लोग है, ऐसा। तो फिर ये बोला कि मैं जो कंपनी मतलब स्कूल खरीदा वो तो उसका रिपोर्ट देख के खरीदा और वो दिख रहा है कि 1 करोड़ रुपए आया है। अब बताओ 2-3 लोग बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, क्या 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा? नहीं। तो जब इन्वेस्टिगेट किया तो उसका माली ये बोला कि ये जो पास वाला जमीन देख रहे हो ना स्कूल का आगे का, वो बेच के 1 करोड़ रुपए आया है। अब बताओ आकाश को जोरदार झटका लगेगा कि नहीं? सुनो लगेगा ना। वो क्या सोचा था ये 1 करोड़ किससे आया होगा?
बोलो बोलो, ये 1 करोड़ किससे आया होगा? स्कूल के फीस से आया होगा। लेकिन ये 1 करोड़ किससे आया? माली से आया, जमीन बेच के आया। तो बताओ क्या ये सही बात है? क्या जमीन हर बार बेचते रहेंगे क्या? नहीं, जमीन तो लिमिटेड, एक बार बेचे बस काम खत्म। तो बताओ क्या क्या ऐसा स्कूल खरीदना चाहिए? अरे बोलो, क्या ऐसा स्कूल खरीदना चाहिए जिसका जमीन बेच के 1 करोड़ आया है? नहीं। तो आकाश को क्या करना था? ये चीज जानना था कि उसके ऑपरेटिंग से कितना आया है, मतलब फीस से कितना आया है, उसका जमीन बेच के कितना आया है, इन्वेस्टिंग से कितना आया है, और उन लोग लोन वगैरह लिए हैं तो फाइनेंसिंग से कितना आया है। तो बताओ इंपॉर्टेंट है कि नहीं पर्टिकुलर एक्टिविटी जानना? है इंपॉर्टेंट, नहीं तो हम लोग रॉन्ग डिसीजन ले लेंगे। देखो ये 1 करोड़ देखा, लेकिन ये पता किया ही नहीं कि वो स्कूल का फीस से आया या जमीन बेच के आया है। तो उससे वो डिसीजन भी ले लिया, और जो ये सिम्पसन था वो कंपनी मतलब वो कंट्री छोड़ के भाग गया, उसको पैसा मिला वो कहीं भाग गया, अब आता ना पता। तो बताओ दोनों में से बेटर क्या है? कैश बुक बेटर है या कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटर है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटर है। कैश बुक में तो ये बताया था कि 1 करोड़ रुपए आया है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये पता चला कि कितना ऑपरेटिंग से आ रहा है, मतलब कितना फीस से आ रहा है, कितना जमीन बेच के आ रहा है। तो इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें इंडिविजुअल एक्टिविटी में पता चल पाता है कि हमारे ऑपरेटिंग मतलब स्कूल से कितना आ रहा है, जमीन उमीन लिए हैं तो इन्वेस्टिंग से कितना आ रहा है, और फाइनेंसिंग से कितना आ रहा है। ठीक है, इसको लिखते हैं। उतना ही समझाया हूं मैं। लिखो पहला मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। लिखो मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, एरो करके लिखो। कैश का मूवमेंट, कैश का मूवमेंट मतलब कैश का आना और जाना। कैश का मूवमेंट, जैसे कैश फ्लो में एरो करके लिखो। कैश फ्लो का ये मतलब लिखवा रहा हूं मैं। हेडिंग डालना है मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ये जो मैं मीनिंग लिखवा रहा हूं ये कैश फ्लो का मीनिंग है। कैश फ्लो का मतलब होता है कैश का मूवमेंट, कैश का आना और जाना। और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश का आना और जाना, और हाँ कि वो कौन से एक्टिविटी से आ रहा है और कौन से एक्टिविटी में जा रहा है। तो नीचे लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें 3 ब्रॉडली एक्टिविटी दिखाया जाता है। एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जिस चीज़ का धंधा है उससे कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। अगर मान लो कपड़ा बेचने का दुकान है तो कपड़ा बेच के कितना कमा रहे हैं, उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कहीं बिल्डिंग खरीद के रख दिए, कहीं ज़मीन खरीद लिए, उससे कोई हमें रिटर्न मिल रहा है तो उसको बोलेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग मतलब मेन एक्टिविटी, जो हमारे धंधे का एक्टिविटी। अभी इसको डिटेल में लिखेंगे। स्कूल है तो स्कूल का मेन एक्टिविटी क्या है? मेन एक्टिविटी पढ़ाना, बच्चों का फीस कलेक्ट करना, वो हो गया मेन एक्टिविटी। अगर मान लो स्कूल में कोई मोटर रखा हुआ था, जनरेटर रखा हुआ था, उसको बेच के 20,000 मिला, ये कौन सा एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग? इन्वेस्टिंग। वो तो कोई हमारा रखा हुआ था इन्वेस्टमेंट, हम उसको बेच के पैसा कमाएं। तो ये क्लासिफिकेशन आना चाहिए कि ऑपरेटिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है और फाइनेंसिंग क्या है। अभी इसको और थोड़ा डिटेल में भी समझेंगे। ऑपरेटिंग अभी ब्रॉडली याद रखो कि हमारा जो मेन बिजनेस एक्टिविटी है। अगर किराना का दुकान है तो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? सामान बेचना, गुड्स, जो भी उन लोगों के पास आटा रखा है, दाल रखा है, चावल रखा है, चाय पत्ती रखा है, शक्कर रखा है, उसको बेचना। उससे खर्चे क्या हो गए? मेन खर्चे। रॉ मटेरियल को खरीद रहे हैं तो उसमें पैसा लग रहा है। उनके जो लेबर ऊबर वर्कर्स को काम में रखा है उनको दिहाड़ी पेमेंट कर रहा होगा, उस पर लग रहा होगा। जो रेंट, हाँ करेक्ट, रेंट का भी चार्जेस लग रहा होगा। तो वो हो गया उनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो भी मेन धंधे से रिलेटेड है। और कहीं बिल्डिंग खरीदे हैं, कहीं जमीन खरीदे हैं, वो कौन सा एक्टिविटी माना जाता है? इन्वेस्टिंग। और कहीं बैंक वगैरह से लोन ले लिए हैं, वो कौन सा एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। और ऐसा एरो करके लिखो। इससे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस। कैश बुक कोई काम का नहीं है। कैश बुक तो बस ये बता दिया था 1 करोड़ आया है, लेकिन कैश फ्लो ये बताता है कि वो 1 करोड़ आया कहाँ से है, ऑपरेटिंग से आया, इन्वेस्टिंग से आया या फाइनेंसिंग से आया है। जैसे देखो एक एग्जाम्पल बनाऊं। अरे रे, एग्जाम्पल मतलब ऐसा एक सर्कल, एक आदमी बनाओ बीच में। ये एक आदमी है, ये एक आदमी है, ठीक है।
मान लो ये एक कंपनी डेलॉइट में काम करता है, ऊपर ऐसा बना लो ये एक कंपनी उसमें काम करता है। बताओ कंपनी में काम करता है, वहां से पैसा आ रहा है, तो वो उसके लिए कौन सा एक्टिविटी होगा? ऑपरेटिंग, क्योंकि मेन एक्टिविटी उसका कंपनी में काम करना है। तो हम लोग अभी एक आदमी के एंगल से सोच रहे हैं। तो अगर उसको कंपनी से सैलरी आ रहा है, लिखो लिखो, अगर उसको कंपनी से सैलरी आ रहा है तो उसको बोलेंगे इनफ्लो फ्रॉम हिज ऑपरेशन। अगर ताली बजा के पैसा आ रहा है, ट्रेन में ताली बजा रहे हैं, घर घर जाके छट्टी उट्टी में ताली बजा रहे हैं और फिर पैसा कमा रहे हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और किन्नर लोग कोई अपना जमीन खरीदे हैं, बिल्डिंग खरीदे हैं, तो वो उनका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। किन्नर लोग कहीं से लोन उन लिए हैं साड़ी उड़ी खरीदने के लिए, तो वो उनका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। करेक्ट, ऐसा घूमता है ना, वो ऐसा पैर पड़ते रहते। और वो याद है क्रिकेट का स्टैम्प ऐसे मारते रहते, हाथ में गड़ता है, ये क्या पिक्चर था वो। और मैं जब देखा था ना तो मैं डरा भी था, पता है, जब मैं पहली बार देखा था उसको। कब? हाँ हाँ हाँ, तो वो वॉश बेसिन में स्टंप को धोता है तो बाल ऐसा ऊपर आता है, फिर अंदर जाता है, रात में मट्टी खाते रहता है। लिखो, तुम लोग तो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो बताओ ये आदमी है, आदमी का सैलरी आ रहा है, तो उसको कौन सा एक्टिविटी बोलेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सैलरी करके लिख लो, इसको बोलेंगे इनफ्लो फ्रॉम हिज ऑपरेशन। क्या चीज के लिए? ओह माय गॉड, कितना डीप था ये। अगला लिखो। देखो, अब मैं कल बोला था ना तुम लोग मेरे से बड़े ऑब्सेस्ड हो, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। तुम्हारा हर बात घूम के कहीं ना कहीं तो आ जाता है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा। मेरे को मेरे भविष्य का इतना चिंता नहीं है जितना इनको है। करते हो ना, अभी वो पोछा लगाया हाथ में आ जाए, ये वो बहुत आदर करते हो, एकदम मन में एकदम अच्छा लगा तुम्हारा आदर देख के। लिखो, मान लो ये आदमी कहीं से लोन लिया, बताओ लोन लिया तो कौन सा एक्टिविटी मानेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो लिखो इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या चीज के? नहीं, अभी मैं पढ़ाया नहीं, अभी पूरा डिटेल में समझना है, अभी तो रुक जा, ये दे, एक एक को हम लोग समझेंगे। जैसे ये है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें डेप्थ में समझेंगे ये क्या होता है, फिर उसके बाद ये इन्वेस्टिंग। बस फाइनेंसिंग का इतना मतलब पैसा हम इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा ला रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ऐसा। इन्वेस्टिंग का क्या होता है? ये वो तो डेड हो गया। अभी मैं नहीं बता रहा कुछ भी, वो बंदा तो सो गया। कोई नहीं, तो अच्छा नहीं लग रहा है। देखना वही सॉल्व करके आएगा एग्जाम में, और तुम लोग चेहरा देखते रहोगे और उससे पूछते रहोगे। सही बता रहा हूँ मैं। वो संकल्प भी ऐसे ही था, वो इधर उधर ध्यान देते रहता था, बात करते रहेगा, आधा टाइम वो एब्सेंट ही रहेगा, मतलब माइंड में एब्सेंट रहेगा। हाँ, तुम टाइम पास ही करते रहते हो, यही बता रहा हूँ मैं। वो टाइम पास करता है, तुम टाइम पास ही करते रहते हो, वो ही का डिफरेंस है ना बीच में। और अगला ऐसा लिख लो, ये कहीं जमीन खरीदा है, तो बताओ जमीन खरीदा है तो कौन सा एक्टिविटी होगा इसके लिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो अभी बस मैं ऊपर ऊपर से समझाया हूँ। मेन अगर एक्टिविटी से पैसा आ रहा है तो उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग, कहीं लोन उन लिए हैं तो उसको बोलेंगे फाइनेंसिंग, और कहीं जमीन उमीन लिए हैं तो उसको बोलेंगे इन्वेस्टिंग। क्या चीज? शेयर इशू करता है तो? हाँ, तो कंपनी के लिए शेयर इशू करना क्या है? पैसा लाना। तू मान ली आदमी की जगह रिलायंस इंडस्ट्री को रख, पैसा ला रहा है। हाँ, और क्या, तू कैश फ्लो पढ़ क्यों रहा है? पैसा आना और जाने के लिए। इन्वेस्टिंग का मतलब है तू कहीं जमीन खरीदा है, कहीं बिल्डिंग खरीदा है, वहां से पैसा आ रहा है। और फाइनेंसिंग का मतलब होता है तू अपना धंधा चालू किया और कहीं शेयर वगैरह इशू किया है। इसमें क्या जमीन खरीदे में तू शेयर इशू किया है क्या? नहीं। लेकिन अगर तू मार्केट में अपना पैसा बुलवाना चाह रहा है या बैंक से लोन ले रहा है, डिबेंचर इशू कर रहा है, तो फाइनेंसिंग। अभी खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर चालू है, मेरे को बहुत कुछ डेप्थ में बताना है। तुम लोग पहले से डाउट पूछ रहे हो और वो डाउट है जो आगे अभी आने ही वाला है। जैसे मान लो ये एक कंपनी है शनैल, अब मान लो शनैल अपना, अरे सुनो, शनैल अपना बैग बेच रहा है, ये कौन सा एक्टिविटी हुआ? ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, उसका मेन एक्टिविटी है।
शनेल अपने वर्कर्स, मान लो अपने वर्कर्स का पेमेंट कर रहा है, कौन सा एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वर्कर्स को पेमेंट करना हो तो डेली का ही एक्टिविटी है, वर्कर्स को पेमेंट करना, रेंट पे करना। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये क्या ये औरत को खरीदा थोड़ी ना है जिसके बदले में वो पेमेंट आ रहा है? कैसे टाइप का बात कर रहे हो तुम? इन्वेस्टिंग बोल रहे हो मतलब उसको खरीद लिए हैं, खरीद लेते हैं और फिर पैसा आता तो उसको बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये तो वर्कर वहाँ जाके काम कर रही है तो वो होगा। कोई और देख भी नहीं रहा है, वही एक्टिविटी। नहीं, बहुत सारे लोग ये देखो सब बैठे हैं, सब ऐसे सामने आके थोड़ी ना फोटो खिंचाते रहेंगे। वो औरत जो नीचे क्या बोले, कितना एग्जांपल दे इसमें? बैग ला दिया, दिखे क्या बोले? तुम लोग कहाँ ध्यान है भाई? ये शनेल का शोरूम है, शनेल वाले अपना पर्स वगैरह बेच रहे हैं। पर्स बेच के अगर पैसा आ रहा है तो उसको क्या, कौन सा एक्टिविटी बोलेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अपने वर्कर्स को पेमेंट कर रहे हैं, कौन सा एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन ये पैसा आ रहा है, पैसा आने को क्या बोलते हैं? इनफ्लो। और वर्कर्स को पैसा दे रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? आउटफ्लो। बस ऑपरेटिंग तो है लेकिन इनफ्लो है या आउटफ्लो है? आउटफ्लो। पैसा जब जाता है तो आउटफ्लो और आता है तो इनफ्लो। ज़्यादा क्या होना चाहिए, इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो। इनफ्लो ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं सुने। ये है बैग, बैग बेच के पैसा आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इनफ्लो। मान लो 1 लाख रुपए आया है बैग बेच के और वर्कर को पेमेंट कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? आउटफ्लो। मान लो आउटफ्लो हुआ है 40,000, तो बिजनेस कितने प्रॉफिट में ही रहेगा ना, 60,000 के प्रॉफिट में। लेकिन इसी को रिवर्स कर दो कि ये आया 40,000 है और पेमेंट करना है 60,000 का, तो लॉस हुआ। तो इसीलिए इनफ्लो ज़्यादा होना चाहिए या आउटफ्लो ज़्यादा होना चाहिए? इनफ्लो। जितना ज़्यादा इनफ्लो होगा उतना अच्छा होगा। इसमें कुछ काम का मीनिंग था। ठीक है, अगला लिखो इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होता है। अगला लिखो मीनिंग ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। मीनिंग ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो का क्या मतलब है? पैसा आ रहा है। आउटफ्लो मतलब पैसा जा रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब जब पैसा आएगा क्या करेंगे? उसको प्लस। जब जब पैसा जाएगा क्या करेंगे? उसको माइनस। बस कैश फ्लो का यही काम है। बस हम लोग सेग्रीगेट करके दिखा देते हैं कि ये ऑपरेटिंग से आया है, ये इन्वेस्टिंग में हुआ है और ये फाइनेंसिंग में हुआ है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मीनिंग ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो, पहले लिखो इनफ्लो क्या होता है। वेन एवर एनी अमाउंट इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश और बैंक इन अकाउंट, या तो कैश में आया होगा या तो बैंक के फॉर्म में आया होगा। तो पैसा बिजनेस में आया तो उसको बोलेंगे इनफ्लो। अगला लिखो आउटफ्लो। वेन एवर एनी अमाउंट इज पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश और थ्रू बैंक। इनफ्लो मतलब जब पैसा आएगा तो उसको बोलेंगे इनफ्लो। कंपनी के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है, जितना ज़्यादा पैसा आएगा कंपनी आगे उतना ग्रो कर पाएगा। और आउटफ्लो का मतलब होता है पैसा जाना। तो कैश फ्लो में जब जब पैसा आता है तो प्लस करते हैं, जब जब पैसा जाता है तो माइनस करते हैं। वेन एवर एनी अमाउंट इज पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश और थ्रू बैंक, तो इसको क्या बोलते हैं? इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब पैसा आ रहा है, आउटफ्लो मतलब पैसा जा रहा है। अगला लिखो नो फ्लो। अगला नो फ्लो। नो फ्लो का मतलब है ना तो आ रहा है पैसा ना तो जा रहा है। तो बताओ क्या इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। जब पैसा आया ही नहीं और पैसा गया ही नहीं तो फिर रिकॉर्ड क्यों करेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलता है पैसा आया तो प्लस करो, पैसा गया तो माइनस करो। जब कुछ भी नहीं हुआ तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो लिखो नो फ्लो। नो फ्लो, इसमें लिख लो नो इनफ्लो और आउटफ्लो। अरे कुछ खरीदे लेकिन अपन उसको पेमेंट नहीं किए, पैसा नहीं दिए, गुड्स खरीदे उधारी में, तो पैसा गया क्या? पैसा आया क्या? नहीं। तो बस नो फ्लो। लेकिन कोई प्रिंसिपल बोलता था ना कि ऐड करना, लिखना ही है उसको। अक्रूवल बेसिस बोलता है, अक्रूवल बेसिस बोलता है लिखना है। वो बोलता है जब हम लोग लिख रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखो, कैश फ्लो में लिखने नहीं बोलता है वो। तो नो फ्लो का मतलब है ना ही इनफ्लो हो रहा है और ना ही आउटफ्लो हो रहा है। लिखो इसके एग्जाम्पल। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, उधारी में अगर गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स आया है, ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है, तो बस वो हो गया नो फ्लो। इसको कहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करते। अगला सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, उधारी में सामान बेचे हैं। उधारी में सामान बेचते हैं तो डेटर होता है कि क्रेडिटर होता है?
उधारी में हम सामान बेचे हैं, क्रेडिटर होता है, डेटर होता है। बेसिक नहीं पता क्या तुम लोग को? हम अगर सामान बेचे हैं तो उसको बोलते हैं डेटर। मैं इसमें क्या गलत बोला? मेरे को एक बार एग्जाम्पल मेरे को रिपीट करना है। मैं बोला हम अगर सामान बेचते हैं तो क्या बन जाता है, तो क्या बनेगा? ये हमारा क्रेडिटर बनेगा। तुम सोए हुए हो, थोड़ा जागो, सवेरा हो गया, थोड़ा ये टॉपिक निपट गया ना, फिर तो एकदम ही निपट जाओगे। ये एक ही वो लास्ट वाला है, क्या बोलते हैं, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जैसा होता है ना, वही यही वाला है जो थोड़ा बना सकता है वो लास्ट वाला बुक को। इजी तो है, लेकिन तुम कहाँ समझ रहे हो हैं? तुम लोग तो अपनी दुनिया में। मैं अभी तक इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग बताया भी नहीं। उसको डाउट भी आ गया कि फाइनेंसिंग क्या, मैं अभी तक बताया ही नहीं हूँ। मेरे को अभी बहुत बताना है, ऑलमोस्ट 1-1.5 क्लास तो बताने पे ही जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। क्या बोलेंगे? तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो। नो फ्लो। आकाश ही बोला था भैया थोड़ा टाइम निकाल के ना, जितना जल्दी हो सके ना उतना कैश फ्लो करवा दो, ठीक है? और अब करवा रहा हूँ तो उसको आता ना पता। बाहर जैसे ये इंदौर साइड हो गया ना, यहाँ जो 12th का कोचिंग होता है ये 3-4 घंटे का होता है। तीनों सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ाया जाता है, और तुमसे 3 घंटे का एक दिन का क्लास लेना वो ना हो पाए। बाहर जाओ, थोड़ा बाहर निकलो, एक ही दिन में उनको 3-3 सब्जेक्ट कोचिंग में पढ़ना रहता है। क्या बोलेंगे? नो फ्लो। नो फ्लो का क्या मतलब है? ना ही इनफ्लो होगा ना ही आउटफ्लो होगा। जैसे परचेज किए हैं गुड्स क्रेडिट में तो पैसा आया भी नहीं, पैसा गया भी नहीं। सेल किए हैं गुड्स क्रेडिट में, ना ही पैसा आया ना ही पैसा गया। अगला लिखो बोनस शेयर। बोनस शेयर का मतलब होता है जब कंपनी बहुत प्रॉफिट कमाता है तो फ्री में शेयर बांट देता है। अब फ्री में अगर शेयर बांटा है तो क्या पैसा मिला होगा कंपनी को? नहीं, ना पैसा आया ना पैसा गया। तो ये भी हो गया नो फ्लो, बोनस शेयर। अगला हम लोग शेयर और डिबेंचर चैप्टर में पढ़े थे, परचेज ऑफ असेट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब हम असेट तो खरीद के ला रहे हैं लेकिन बदले में उसको कैश नहीं दे रहे हैं, शेयर या डिबेंचर दे रहे हैं। तो फिर ये नो फ्लो हुआ, ना ही पैसा आ रहा है ना ही पैसा जा रहा है। तो परचेज ऑफ असेट एंड पेमेंट इज डन थ्रू शेयर्स और डिबेंचर्स। असेट को खरीद के लाए हैं और पेमेंट हम शेयर्स या डिबेंचर्स में किए हैं। मतलब हाँ, तो यहाँ कहाँ लिखा है हम शेयर इशू कर रहे हैं? शेयर इशू कर नहीं कर रहे हैं, हम किसी से सामान खरीद के लाएं और हमारे पास पैसा नहीं है करके उसको बस हम शेयर दे रहे हैं। शेयर इशू करने का मतलब होता है मार्केट में आम जनता के लिए इशू कर दो कि कोई भी ऐरा गैरा इंसान हमारा शेयर खरीदे। ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है। हम वो वेंडर को बस दे रहे हैं, उस स्पेसिफिक वेंडर को दे रहे हैं, और कोई किसी को नहीं दे रहे। और वो भी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास कैश अवेलेबल है ही नहीं। कैश होता तो हम अपनी कंपनी का शेयर डिबेंचर देते भी नहीं। तो इसीलिए फाइनेंसिंग में नहीं आएगा, ये कहीं नहीं आएगा, ना ये ऑपरेटिंग में आएगा, ना ये इन्वेस्टिंग में आएगा, ना फाइनेंसिंग में। हम लोग पढ़ रहे हैं नो फ्लो। नो फ्लो का मतलब है वो आएगा ही नहीं कैश फ्लो में। परचेज ऑफ असेट एंड पेमेंट इज डन थ्रू शेयर्स और डिबेंचर। डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है? असेट का वैल्यू गिरना, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स टेंजिबल असेट। अब बताओ, असेट का वैल्यू अगर गिर रहा है, जैसे मैं 1 लाख का मशीन खरीदा और मैं प्लान किया हूँ कि हर साल 10% गिरावट होगा, तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000 रुपये। तो इस साल कितने का खर्चा हुआ? 10,000। बताओ कोई पोस्टमैन जैसा आएगा क्या 10,000 रुपये लेने? नहीं, हम कैश में तो पे ही नहीं करते। इसको बाद अपने बुक में हम लोग क्या करेंगे, कम करते रहेंगे। अगले साल फिर 10,000, फिर 10,000। क्या हम लोग किसी पर्सन को इसका पेमेंट करते हैं क्या? नहीं, इसका कोई पेमेंट नहीं होता। ना ही पैसा आ रहा है ना ही पैसा जा रहा है। हम बस अपने बुक्स में उसको माइनस करके दिखा दे रहे हैं कि वो इतने महीने यूज हुआ है तो इतना डिप्रिशिएट हो गया है। तो डिप्रिसिएशन भी एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। अगला लिखो बैड डेट। बैड डेट का मतलब होता है ऐसा डेटर जो पैसा देने से मना कर दिया, तो वो हो गया बैड डेट। तो बैड डेट तो पैसा दिया ही नहीं है, तो ना पैसा आया ना पैसा गया, तो ये भी हो गया नो फ्लो। तो याद रखना है कि इनफ्लो मतलब पैसा आना, आउटफ्लो मतलब पैसा जाना, और नो फ्लो मतलब ना ही आया है और ना ही गया है। ना ही पैसा आया है और ना ही पैसा गया है। ठीक है, अगले पे आओ। अगला लिखो सेकेंड टॉपिक, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो। अब हम लोग कैश फ्लो का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। एक है ऑपरेटिंग, एक है इन्वेस्टिंग और एक है फाइनेंसिंग। इसके अंदर हम लोग समझेंगे कि ऑपरेटिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है और फाइनेंसिंग क्या होता है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग को सॉल्व करने का 2 मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड।
डायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल होता है, जब जब पैसा आया प्लस करो, जब जब पैसा गया माइनस करो। लेकिन अपने सिलेबस में डायरेक्ट मेथड नहीं है, अपने अपने सिलेबस में इनडायरेक्ट है वो पूरा। कैश नॉन कैश एक्सपेंस माइनस करो, फिर इंक्रीज इन करंट असेट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ये बहुत सिंपल था डायरेक्ट मेथड, पहले हुआ करता 2018-17 ये सब के टाइम में था। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बहुत रेयर है, बहुत रेयर। डायरेक्ट मेथड में क्या है, बस पैसा आया प्लस कर दो, पैसा गया माइनस कर दो। हम लोग उसमें सेग्रीगेट नहीं कर रहे। जैसे अगर तू ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखा हो तो यहाँ पे ऑपरेटिंग के अंदर भी हम लोग सेग्रीगेट करते हैं कि इतना नॉन कैश एक्सपेंस है, इतना नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये करेंट असेट है, करेंट लाइबिलिटी है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं करते, बस पैसा आया तो प्लस करो, पैसा गया तो माइनस करो। इनडायरेक्ट में क्या होता है, हम लोग एक एक एक्टिविटी ऑपरेटिंग के अंदर भी तोड़ के दिखा रहे हैं कि इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, फिर ये टैक्स पे हुआ है। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें बहुत घुमा के सॉल्व किया जाता है। जबकि डायरेक्ट मेथड में क्या होता था, बस आया है ना प्लस कर दो, इसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं था कि इतना करेंट असेट है, इतना करेंट लाइबिलिटी है। लेकिन अब अपने सिलेबस में वो नहीं है, 2016-17 ये सब टाइम में होता था। तो डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को करने का एक ही मेथड है, डायरेक्ट मेथड, वो है अपने सिलेबस में। और इसमें वही करते हैं, पैसा जब जब आता है तो प्लस कर देते हैं और पैसा जब जब जाता है माइनस कर देते हैं। एक बार मैं तुम लोगों को फॉर्मेट भी दिखाता हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, उसमें भी डायरेक्ट है। देखो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट है। बताओ, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, पैसा आया है कि गया है? आया है, बस प्लस कर दो। कोई अलग सा हेड बनाया ही नहीं है। जबकि ऑपरेटिंग में देखो कितना झंझट हुआ है, यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे ये, फिर ऐड किए हैं, लेस किए हैं। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। जबकि यहाँ देखो जैसे जैसे पैसा आया है प्लस कर दिए हैं, और जहाँ जहाँ पैसा गया है, मान लो फिक्स्ड एसेट को खरीदने में पैसा गया है, कोई मशीन खरीदे हैं 1 लाख रुपए गया तो माइनस कर दो क्योंकि पैसा गया है। वैसे ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी है, जहां जहां से पैसा आ रहा है प्लस कर रहे हैं। जैसे शेयर इशू किए, पैसा आया, डिबेंचर इशू किए, पैसा आया, बैंक से लोन लिए, ओडी लिए, पैसा आया, प्लस कर दिए। जहां जहां पैसा गया माइनस कर दिए। जैसे शेयर्स का पेमेंट कर दिए, रिडेम्पशन कर दिए, डिबेंचर का रिडेम्पशन कर दिए, बैंक लोन लौटा दिए, वापस कर दिए, तो पैसा चला गया। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। पहले ऐसी ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी हुआ करता था, इतना लंबा चौड़ा नहीं था, बस उसमें भी पैसा आता था प्लस करते थे, पैसा जाता था माइनस करते थे। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, कहाँ चला गया ये, इसमें डायरेक्ट मेथड ही था और अभी भी डायरेक्ट मेथड ही है। फाइनेंसिंग के अंदर भी डायरेक्ट मेथड था, अभी भी डायरेक्ट मेथड है। बस ऑपरेटिंग के अंदर पहले डायरेक्ट मेथड हुआ करता था, अब ये अपने सिलेबस में नहीं है, बस इनडायरेक्ट है। देखो एनसीईआरटी में एक बार मैं दिखा रहा हूँ। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एज पर AS3 इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, लिखा है डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 मेथड है। पहला लिखा है डायरेक्ट मेथड, वेयर बाई वही प्लस कर दो, रिसीट है प्लस कर दो, पेमेंट है माइनस कर दो, बस काम खत्म। लेकिन देखो इनडायरेक्ट में क्या करना है, ये इनडायरेक्ट मेथड में एक एक चीज का एडजस्टमेंट किया जाता है, नॉन कैश, कैश, ऑपरेटिंग, रिसीट, करेंट असेट, करेंट लाइबिलिटी, वो सब कुछ, ये बहुत सारे एडजस्टमेंट करना पड़ता है। आगे क्या लिखा है, अकॉर्डिंगली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैन बी डिटरमाइन, दोनों से निकाल सकते हैं। आज के रेट में भी डायरेक्ट से भी निकाल सकते हैं, इनडायरेक्ट से भी निकाल सकते हैं। लेकिन लास्ट में लिखा है द चैप्टर डील्स विद प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। तो बस इनडायरेक्ट मेथड है। क्यों इनडायरेक्ट मेथड है, देखो रीजन भी लिखा है। हाउएवर इन प्रैक्टिस, मतलब आजकल के सिनेरियो में इनडायरेक्ट मेथड इज मोस्टली यूज, ज़्यादातर जो कंपनीज लोग हैं वो यही वाला यूज़ करते हैं। और अगर तुम लोग को 12th में वो सिखा दिया गया मान लो डायरेक्ट मेथड, तो कंपनी में तो इनडायरेक्ट मेथड यूज़ होता है, तो कोई मतलब ही नहीं देगा। इसीलिए अभी से ही आगे का तैयारी करवाया जा रहा है। जो मेजॉरिटी कंपनीज मन होते हैं ये सब लोग इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑपरेटिंग, ये हो गया इन्वेस्टिंग और ये हो गया फाइनेंसिंग। अब लिखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या बताया मैं? हाँ, जो मेन अपना एक्टिविटी है, मेन अगर स्कूल है तो फीस मिलना मेन एक्टिविटी है, किराना दुकान है तो सामान बेचना मेन एक्टिविटी है, फिर कपड़े का दुकान है तो कपड़ा बेचना मेन एक्टिविटी है। तो मेन एक्टिविटी से कितना पैसा आ रहा है वो ये सब है। जैसे मान लो कोई हीरो है तो हीरो का ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगा? एक्टिंग करके जो मूवी मन से पैसा आ रहा है, जो वेब सीरीज से पैसा आ रहा है। और अगर कोई वो बिल्डिंग खरीदा है उसको रेंट में चढ़ाया है तो वो कौन सा एक्टिविटी होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाया है। टाइगर श्रॉफ वो होगा भाई, पैसा वाला है, वो फालतू एक्टिंग करता है लेकिन उसके बाद भी पैसे वाले हैं, क्या बोलेंगे।
अभी जो आया था वो बागी 4 था ना। बाकी भाई क्या क्या बकवास है। लिखो लिखो इसके बारे में। द ऑपरेटिंग कैश फ्लो आर कैश फ्लो जनरेटेड बाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। द ऑपरेटिंग कैश फ्लो आर कैश फ्लोज जनरेटेड बाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी और बाई अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बोल रहा है जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। द ऑपरेटिंग कैश फ्लो आर कैश फ्लो जनरेटेड बाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब मेन जो एक्टिविटी है उसमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग हटा दो, मेन जो बचा वो सारा ऑपरेटिंग है। द ऑपरेटिंग कैश फ्लो आर कैश फ्लोज जनरेटेड बाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी और बाई अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सेकेंड पॉइंट लिखो, these activity are the principal revenue producing activity. These activities are the principal revenue producing activity of the enterprise. These activities are the principal revenue producing activity of the enterprise. एरो करके लिखो इस पॉइंट का मतलब, बिजनेस जिस चीज के लिए काम कर रहा है। मतलब अगर कपड़े का दुकान है तो मेन एक्टिविटी हो गया कपड़ा बेचना, स्कूल है तो मेन एक्टिविटी हो गया बच्चों से फीस आना, हीरो है तो उसका मेन एक्टिविटी हो गया मूवी से पैसा आना, तो उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या क्या These activities are the principal revenue producing, क्या हो गया, बिजनेस जिस चीज के लिए काम कर रहा है मतलब मेन उसका जो मेन एक्टिविटी है। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल नंबर 1 समझने के लिए ये, कंसीडर अ जनरल स्टोर। लिखो लिखो, कंसीडर अ जनरल स्टोर, एक जनरल स्टोर मान के चलो। कंसीडर अ जनरल स्टोर तो उनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? कंसीडर अ जनरल स्टोर तो उनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? तो ऐसा 2 एरो बनाओ, कुछ उसके इनफ्लो होंगे, इनफ्लो का मतलब है पैसा आया है, और कुछ उसके आउटफ्लो होंगे पैसा गया है। कंसीडर अ जनरल स्टोर तो उसके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के 2 ब्रांचेस, एक इनफ्लो और एक आउटफ्लो। इनफ्लो क्या क्या हो सकता है? जैसे वो किराना दुकान का सामान बेचा है, सेल्स, गुड्स को बेचने से सेल्स बोलते हैं। एक पॉइंट हो गया सेल। अगला हो गया कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स मतलब कौन होते हैं? जिनको हम उधार में सामान दिए हैं, और सामान बेचना हमारा मेन एक्टिविटी है, तो डेटर्स को भी हम लोग इनफ्लो ऑपरेटिंग ही मानेंगे। बैड डेट रिसीव्ड या रिकवर्ड लिख लो। बैड डेट बस लिखा रहता तो आता क्या? नहीं, बैड डेट जो होता है वो तो नॉन कैश होता है, मतलब नो फ्लो होता है, ना पैसा आया है ना पैसा गया है। ये जो है ये बैड डेट रिकवर्ड है। कौन होते हैं बैड डेट रिकवर्ड? पैसा नहीं दे रहे थे, अचानक से उनका दिल पिघल गया और पैसा ला के दे दिए, तो उसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड को हम लोग मेन एक्टिविटी क्यों बोल रहे हैं? उधारी में सामान बेचे थे। हाँ, क्योंकि इनको हम लोग कभी तो अपना मेन एक्टिविटी वाला ही सामान बेचे थे, तब उन लोग पैसा नहीं दिए थे, अब पैसा दे दिए तो उसको हम लोग इनफ्लो ही मानेंगे। अब इनके आउटफ्लो लिखो कि किराना दुकान का क्या क्या आउटफ्लो हो सकता है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन इनफ्लो और आउटफ्लो ध्यान देना है, क्योंकि कैश फ्लो में जब जब इनफ्लो होगा तो प्लस करेंगे और जब जब आउटफ्लो होगा तो माइनस करेंगे। लिखो, पहले ये परचेज करके लाया होगा कच्चा माल, रॉ मटेरियल या स्टॉक इन ट्रेड, तो सामान को खरीद के लाया होगा, पैसा लगा होगा। सेकेंड, रेंट पे कर रहा है, चाहे वो पे कर दिया हो या एडवांस में पे कर दिया, सब कुछ या आउटफ्लो माना जाएगा। तो बताना, आपका बेटा पढ़ाई कर रहा है, बोल दे। फर्स्ट बैच में ना एक लड़का, अरे तो घर था ना भाई, मैं रखा थोड़ी ना था उसको, और रखा रहता तो क्या कबीर सिंह के जैसा उसको रखता क्या? हाँ, एक रूम में ले पानी ले खाना। लिखो पेटी एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस,
मतलब छोटे मोटे खर्चे जैसे चाय पानी कुछ नहीं, ये सब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का खर्चा हो गया। फिर लिखा है पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्या करे, ये आउटफ्लो है ना, तुम लोग में कोई इनफ्लो का काम करने बोलो मैं कर दूंगा। आउटफ्लो ऑर्गेनाइजेशन को खलता है ना, ऑर्गेनाइजेशन। देखो सेल्स करने बोलो मैं रेडी हूँ, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स रेडी हूँ, अब भी मैसेज डाल दूंगा। फिर अगला बैड डेट रिकवर्ड, पहले कभी हो चुके हैं बैड डेट्स मन, तो उनको कॉल करके रिकवर करेंगे, तो वो हो गया बैड डेट रिकवर्ड। तो ये सारे इनफ्लो के चीज हैं। पेमेंट टू क्रेडिट, ये हो गया यार। Please give me back my money till tomorrow from 9 AM. बस चलो अगला एग्जाम्पल। घंटी नहीं आता है, घंटी बजा दूंगा क्या? The money will not come. I will come. Press your bed. ऐसा मैं नहीं बोल सकता क्योंकि वो अक्रूड इनकम है, मतलब वो मंथ के स्टार्टिंग में मेरा अक्रू हुआ है ना, अभी मंथ के एंड तक वो वसूल हो जाएगा। मंथ के स्टार्टिंग में बस वो अक्रू हुआ है, उसमें मेरा अभी तक राइट नहीं है, वो मेरे लिए लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेगा और बैलेंस शीट में उसको मैं करंट लाइबिलिटी में दिखाऊंगा। हाँ हाँ लिखो कंसीडर बैंक। अब मान लो एग्जाम्पल नंबर 2 बैंक मान के चलो, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब वही नाबार्ड वगैरह ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। कंसीडर बैंक। पहले हम लोग अपने एग्जाम्पल में किसको कंसीडर किए थे? जनरल स्टोर। एक किराना दुकान के लिए क्या उसके खर्चे हैं, क्या उसकी कमाई है। अब हम लोग बात करें एक बैंक के लिए क्या उसके इनफ्लो और क्या आउटफ्लो है। ये डाउट पूछा था मैं शायद। लिखो आगे मत जा तू। मैं ऐसा आज तक नहीं किया भाई, तुम लोग लालचन लगा रहे हो, कैसे कैसे तो बोल रहे हो, शर्म भी नहीं आता है बोलते टाइम। ऐसा बोला हूँ कभी मैं? लाइक लिखो कहना था उसको, टाइट थोड़ी था। लिखो अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अरे हो गया, अरे तुम्हारा यही बात करवा लो, पूरा घंटों घंटों तक तुम्हारा सरदर्द गायब, तुम्हारा सब एनर्जेटिक सब हो जाएगा। पढ़ाई करवा लो, नहीं हो पा रहा है। लिखो बैंक के लिए क्या क्या इनफ्लो है। डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, इंटरेस्ट रिसीव्ड किया, पिकनिक में नहीं लेके जाऊंगा उसको। और रात को आएगा मेरे बर्थडे। कमीशन रिसीव्ड, लॉकर चार्जेस। तो ये सब क्या है? ये सारे इनफ्लो है। बैंक के एंगल से ये सब कुछ इनफ्लो है। अभी पहले लिख के चलो, फिर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या लिखा हुआ है। डिपॉजिट अगर एक्सेप्ट कर रहा है, डिपॉजिट मतलब हाँ, लोग पब्लिक के पास एक्स्ट्रा पैसा सरप्लस फंड आ गया तो बैंक में आके जमा कर रहे हैं, तो ये भी तो मेन एक्टिविटी है उनका, तो वो ऑपरेटिंग माना जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, ऑपरेटिंग माना जाएगा। हाँ हाँ वही बता रहा हूँ, अभी इसको पहले लिख लो, ये वाला मेरे को बताना ही था। एक बार मैं डिटेल में बता दूँ, फिर कुछ डाउट आए तो पूछ लेना। लिखो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, बैंक चार्जेस, कमीशन रिसीव्ड, लॉकर चार्जेस। और इसके आउटफ्लो लिखो, जैसे हम लोग लोन दिए हैं किसी को, लोन गिवन, तो हमारा तो पैसा गया, आउटफ्लो हुआ। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आउटफ्लो। सैलरी पे कर रहे हैं, आउटफ्लो। रेंट पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये सब कुछ, तो ये सबको बोलेंगे आउटफ्लो। हो गया। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक की बात कर रहे हैं। अब इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। इधर इधर थोड़ा ध्यान से सुनो। मान लो एक एग्जाम्पल लो बैंक का, और एक एग्जाम्पल जो अभी हम लोग पढ़े जनरल स्टोर उसका। बैंक जो होता है वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है? फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल?
फाइनेंशियल, मतलब पैसे का लेन देन करता है तो ये फाइनेंशियल। और जनरल स्टोर कौन सा हुआ? नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल मतलब ये पैसे का लेन देन वगैरह नहीं करता है, गुड्स बेचता है और पैसा लेता है। वो पैसे का लेन देन उन करने का कोई ऐसा काम नहीं है इनका। बैंक का मेन काम क्या होता है? पैसा, फाइनेंशियल। तो अब देखो बैंक का जो एक्टिविटी है वो मेन हो गया एक ऑपरेटिंग, और यहाँ पे जनरल स्टोर का भी एक हो गया ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या मतलब होता है? जो मेन एक्टिविटी है, हाँ, जो मेन एक्टिविटी है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग। अब देखो बैंक का मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? लोग से पैसा डिपॉजिट करना, फिर इंटरेस्ट वगैरह लोग से कलेक्ट करना, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, कहीं कमीशन वगैरह मिल रहा है तो कमीशन रिसीव्ड करना, और क्या हो सकता है, लॉकर रेंट, वो सब चार्ज करना। तो ये बैंक का बताओ मेन एक्टिविटी है कि नहीं है? तो बैंक के लिए ये वाला कौन सा एक्टिविटी माना जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि बैंक का तो मेन काम ही यही है। लेकिन बताओ तुम लोग जनरल स्टोर, क्या जनरल स्टोर का ये काम है बैंक का कुछ? जैसे मैं बोलूँ ये इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्या ये मेन काम है जनरल स्टोर का? नहीं। तो ये कौन सा एक्टिविटी माना जाएगा उसके लिए? फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग। मान लो कमीशन पेड, क्या ये मेन एक्टिविटी है? नहीं। तो ये कौन सा एक्टिविटी माना जाएगा? वही फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अब तुम लोग ध्यान दो, जो बैंक है वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो जनरल स्टोर है वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है? नॉन फाइनेंशियल। तो जो जनरल स्टोर के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, मतलब ऐसा बता रहा हूँ, जो जनरल स्टोर के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो बैंक के लिए कौन सा एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। समझे जो मैं बताया? एक बार और बता रहा हूँ, जनरल स्टोर के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या था? इंटरेस्ट रिसीव्ड करना, कमीशन पे करना, कमीशन रिसीव्ड करना, इंटरेस्ट पे करना, ये था जनरल स्टोर के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन बताओ बैंक का तो मेन काम ही यही होता है ना, इंटरेस्ट रिसीव करना, कमीशन रिसीव करना, पे करना, ये तो मेन एक्टिविटी है। तो जनरल स्टोर का जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो बैंक का कौन सा एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आया समझ में? तो वैसे बेसिक याद रखना है कि जनरल, ये कहीं क्वेश्चन में एप्लीकेशन वगैरह नहीं आता, बस कई लोगों को डाउट रहता है तो उसको मैं वापस से समझा रहा हूँ। जनरल स्टोर का जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, मतलब ये उसका अदर एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी नहीं है इंटरेस्ट रिसीव करना, कमीशन पे करना, तो ये उसका फाइनेंसिंग है। लेकिन बैंक तो मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पैसे का ही लेन देन करता है, तो उनके लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ये एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। अब आगे आते हैं अगले टॉपिक पे। तो हम लोग दो एग्जाम्पल देख लिए, एक किराना दुकान वाला, उसके लिए क्या इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है, और एक हम लोग एग्जाम्पल देखे बैंक के लिए। बैंक का इनफ्लो होगा तो प्लस करेंगे, आउटफ्लो होगा तो माइनस। अगला लिखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेकेंड हेडिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बस इसके बाद फाइनेंसिंग लिखना है, फिर आज का खत्म। फिर अगले क्लास में हम लोग फॉर्मेट से स्टार्ट करेंगे। ओह माय गॉड, माइंड हमेशा खुला हुआ होना चाहिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो माइंड खुला ही होना चाहिए। तुम लोग अपने आप को फिर चाय का एडिक्टेड बना दिए होगे। ये तो एडिक्शन ही है ना, चाय पीना। हाँ वही, इसीलिए मैं नहीं पिलाता, क्योंकि हैबिट हो गया तो बहुत प्रॉब्लम करेगा ये। 10 रुपए चाय, 10 रुपए समोसा भी आ जाएगा। मैं तो अब भी 1 तारीख को खिलाया था, इस महीने के बिल्कुल पहली तारीख को, 1 जनवरी 2026 को। 2026 को नहीं था, तू एब्सेंट था, बाकी सब लोग आए थे। 2 तारीख 2 जनवरी 2026 को मैं दिया था। क्या न्यू ईयर का पार्टी? तो मैं तो फ्री था ही नहीं। ऐसा बोल रहे जैसे तो सब पैसा जमा कर दिया और मैं पैसा लेके मनी लॉन्ड्रिंग करके भाग गया और कोई पार्टी उठी नहीं दिया। कितना अच्छा बात कर रहे हैं। पैसा वेस्ट नहीं हुआ इज इक्वल, वो बोलते हैं ना, नो वेस्टेज इज इक्वल टू मनी सेव्ड। समझे? तुम्हारा 150 रुपये 100 रुपये वेस्ट नहीं हुआ, तो वेस्ट नहीं हुआ मतलब वो तुम्हारा सेव हो गया। तो अच्छा, वो जो सेव करके रखे हो ना 100 रुपये, उससे अच्छा जाके चाय और समोसा खरीद लो। तुम लोग का पैसा वेस्ट होता। अगर मान लो यहाँ देते 100 रुपये लगता, मैं वो 100 रुपये तुमसे नहीं लिया, तो तुम्हारे पास अभी 100 रुपये रखा हुआ है तुम सबके पास, तो उसको आज जाओ और वो वाले 100 रुपये को यूज कर लो। अरे अपना बात हुआ था ना, 100 रुपये पिकनिक वो पार्टी में जमा करेंगे। अरे सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा बात हुआ था कि नहीं? तुम लोग बस अग्री करना मेरे बात से। नहीं ठीक है, अगर पिकनिक होता तो 100 रुपये देते ना तुम लोग, 100 रुपये देते। अभी मैं पिकनिक कराया क्या, मतलब ये पार्टी कराया क्या? नहीं। 100 रुपये दिए क्या तुम लोग? नहीं। तो 100 रुपये किसके पास रखा हुआ है? तुम्हारे पास रखा हुआ है।
तुम कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हो, निकलो यहाँ से। तुम्हारे पास जो रखा हुआ है 100 रुपये, उससे आज जाके चाय और समोसा खा लो। आज मैं परमिशन दे दिया, जाओ। वो खत्म हो गया उस दिन 50 का पेस्ट्री खाया और या पढ़ाई करने आए थे। लिखो द इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। नहीं वो 100 का खा लो, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि अभी वो हो नहीं रहा, तो एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा वो 100 रुपये। क्या करोगे आज जाके? सब याद से वो 100 रुपये को यूज कर ही ना, वेस्ट हो जाएगा। वो 100 रुपए बचा लेता हूँ, आगे लगा। नहीं, जो तेरा फीस अक्रू हुआ था वो ड्यू भी तो हो गया। पूरा मंथ पढ़ लिया, खत्म। मैं तो पिकनिक लिया ही नहीं, पार्टी किया ही नहीं, वो तो ड्यू ही नहीं हुआ। और कुछ लिखो। हाँ कर फिर रिटर्न आएगा ना, उससे तू चाय और समोसा खा लेना। 100 रुपए का 1000 आएगा ना, तो वापस इन्वेस्ट करूंगा। हाँ अच्छा है ना। द इन्वेस्टिंग कैश फ्लो एंड कैश फ्लो जनरेटेड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अरे आर लिखा है। द इन्वेस्टिंग कैश फ्लो आर कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बोल रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो पैसा आता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। अगला पॉइंट लिखो। द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर द एक्विजिशन। द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर द एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब मशीन का, एक्विजिशन का मतलब मशीन परचेज करके लाएं। परचेज करने को बोलते हैं एक्विजिशन, अक्वायर करना। और डिस्पोजल मतलब सेल कर देना, बेच देना। तो एक्विजिशन का मतलब होता है मशीन को खरीद के लाएं, डिस्पोजल का मतलब होता है बेच दिए मशीन को। तो ये दोनों कौन सा एक्टिविटी माना जाएगा? इन्वेस्टिंग। चाहे खरीद के लाओ चाहे बेच दो, ये था तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी, उससे पैसा आया है। द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। मतलब असेट और लायबिलिटी से, लायबिलिटी से मतलब फिक्स्ड असेट यहीं पर। हाँ, असेट को चाहे बेच दो तो भी वो इन्वेस्टिंग है, असेट को खरीद भी लो तो भी वो इन्वेस्टिंग है। अगर बेच दिए तो प्लस होगा कि माइनस होगा? बेच दिए तो पैसा आया, प्लस कर देंगे, और खरीदे तो पैसा गया, माइनस। हमें कैश का देखना है कि कैश आ रहा है कि जा रहा है। जब जब बेचेंगे तो तब पैसा आएगा। मशीन का नहीं देख रहे हैं, मशीन जा रहा है जाने दो, पैसा आ रहा है। तो जब भी बेचेंगे प्लस करेंगे, और जब जब हम लोग खरीदेंगे तो पैसा जा रहा है तो माइनस करेंगे। एग्जाम्पल लिखो, एक कंपनी है। एग्जाम्पल एक कंपनी है, एक कंपनी है, इसमें लिखो परचेज किया है लैंड, एक जमीन खरीदा है। कौन सा एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। तो कहाँ फाइनेंसिंग में जा रहा है? अगला परचेज किया है शेयर। अगला परचेज किया है शेयर। अब थोड़ा सोच के बताओ, परचेज किया है शेयर, कौन सा एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग ही होगा। फाइनेंसिंग नहीं, फाइनेंसिंग में अपन इशू करते हैं। फाइनेंसिंग में हम इशू करते हैं, इसमें हम खरीद के लाए हैं, तो ये भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट हुआ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये भी हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। मशीन को बेचें, सोल्ड मशीन, तो ये भी इन्वेस्टिंग। मशीन को बेचे हैं तो ये भी इन्वेस्टिंग। अगला लिखा है रिसीव्ड डिविडेंड ऑन शेयर्स। शेयर्स में हमें डिविडेंड मिला है, कौन सा एक्टिविटी? सोच के बताओ। शेयर्स में हमें डिविडेंड मिला है, शेयर्स खरीदते हैं तो बदले में डिविडेंड मिलता है ना, तो शेयर्स में डिविडेंड मिला है, कौन सा एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? इन्वेस्टिंग, क्योंकि शेयर खरीदे थे तो कौन सा एक्टिविटी था? इन्वेस्टिंग। तो शेयर से मिलने वाला जो डिविडेंड है वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रिसीव्ड डिविडेंड ऑन शेयर्स, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगला लिखो इन्वेस्टेड इन एफडी। एफडी ओपन करें, कौन सा एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग, क्योंकि ये भी तो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफडी ओपन कर रहे हैं, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। मैं जो अभी टॉपिक करवा रहा हूँ इन्वेस्टिंग है, इसके अंदर जितना भी दिया है फाइंड आउट नहीं है, ये सब का सब इन्वेस्टिंग ही है। अपना दिमाग लगा रहे हो, अपना टॉपिक के ऊपर लिखा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ हाँ अभी बाप रे बाप रे। देखो ये लिख लिए, इन्वेस्टेड इन एफडी कैसे हुआ? फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ, एफडी ओपन करवा रहे, मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है, ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और उस एफडी में इंटरेस्ट मिला। क्या चीज? हाँ, तो माइनस करेंगे ना, इन्वेस्टिंग में माइनस होगा,
जब जब पैसा आएगा तो इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और लास्ट वाला लिखा है एफडी में रेंट, क्या मिला है नहीं हुआ, एफडी में हम लोग को रिसीव्ड हुआ इंटरेस्ट, कौन सा एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब सोच के बताओ ये सभी का सब कौन सा एक्टिविटी था, इन्वेस्टिंग। अब तुम लोग को देख के बताना है कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा। जब जब पैसा आएगा तो क्या करेंगे, पैसा आएगा प्लस, जब जब पैसा जाएगा तो माइनस। जमीन खरीदे हैं क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पे लिख लो ऐसा एरो करके, ये माइनस हो जाएगा। शेयर्स खरीदे हैं तो माइनस, पैसा जा रहा है। मशीन बेचे हैं तो प्लस, पैसा आ रहा है। अगला शेयर्स में डिविडेंड मिला है, क्या करेंगे, प्लस। एफडी में इन्वेस्ट किए हैं, क्या होगा, माइनस, और उसमें ब्याज मिल रहा है, क्या होगा, प्लस। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अच्छा ठीक है ठीक है।